हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक वनडे एग्जाम्स हिंदी में। मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं। वेलकम टू द स्टडी 24.7। दोस्तों, गणित की जो हमारी सीरीज चल रही थी उस सीरीज का आज ये 28वां लेक्चर है। इससे पहले हमारे 27 लेक्चर पूरे हो चुके हैं। देखो, इससे पहले वाला जो लेक्चर था उस लेक्चर में हमने परसेंटेज का टाइप नंबर 15 पूरी तरह से कवर किया था और उस टाइप में हमने ताजे फल और सूखे फलों पर सवाल किए थे। आज की जो क्लास है, इस क्लास में हम यहाँ पर टाइप नंबर 16 को डिस्कस करने वाले हैं। देखो, परसेंटेज का टाइप नंबर 16 है, इसका एक स्पेशल नाम भी है। इस टाइप में हम किस तरह के सवाल करेंगे, तो यहाँ लिखा है शुद्ध आय और आयकर पर आधारित सवाल। इसका मतलब इनकम टैक्स पर आधारित सवाल करेंगे। नेट इनकम क्या होती है उस पर आधारित सवाल करेंगे। तो सर, ये जो शब्द हैं, शुद्ध आय, एक होती है शब्द सकल आय, और एक होता है आयकर, टैक्स वगैरह, तो इन पर आधारित जितने भी सवाल हैं उनको हम सवालों को करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि कर क्या होता है, आखिरकार टैक्स क्या होता है। तो मैंने यहाँ पर सब कुछ लिख दिया है, क्योंकि अगर इसको मैं लिखता तो क्लास लंबी हो जाती। तो मैंने यहाँ पर सब कुछ लिख दिया है। तो पहले हम चलो समझते हैं आखिरकार ये टैक्स होता क्या है, फिर हम इस पहले सवाल को करेंगे और इस पहले सवाल से कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे, कुछ फॉर्मूला सीखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर बहुत सारे सवाल लिखेंगे। वो सवाल लिखेंगे कि जो एग्जाम में आए हुए हैं, केवल एग्जाम में आए हुए सवालों को ही लिखेंगे। यदि मुझे कोई कॉन्सेप्ट सिखाना होगा, जैसे मुझे यहाँ से कुछ आपको सिखाना है, तो ये सवाल मैंने अपनी तरफ से बना के रख दिया है। ठीक है भाई, तो चलो समझते हैं कि सर आखिरकार टैक्स क्या होता है। तो देखो, हमने यहाँ पर लिखा है, पहले हम इसको पढ़ते हैं। किसी वस्तु को खरीदते समय या किसी निश्चित धनराशि पर जो अतिरिक्त रुपया देना पड़ता है वह टैक्स कहलाता है। क्या मतलब है सर? जैसे मान लो, अगर आप कोई वस्तु खरीदने जाते हो, तो अगर खरीदने जाते हो तो उसकी जो, जैसे मान लीजिए आपने कोई सामान खरीदा, तो उसकी एक स्लिप मिलती है। आपको एक स्लिप मिलती है कि लो भाई, ये सामान की स्लिप है। उस स्लिप पर आप अगर गौर से देखोगे तो वहां पर एक शब्द लिखा रहेगा जीएसटी। जीएसटी का मतलब है कि आपको जितना भी पैसा देना पड़ा है, इस पैसे में कुछ जीएसटी इंक्लूडेड है। वो जीएसटी के नाम से क्या ले रहे हैं, सरकार ले रही है, वह जीएसटी के नाम से क्या ले रही है, वही टैक्स होता है, वही कर है। अतिरिक्त पैसा, उस वस्तु का मूल्य जितना भी रहा होगा उसमें जीएसटी जोड़ देते हैं, तब जितना मूल्य बनता है उतना हम वस्तु का मूल्य चुकाना पड़ता है हम लोगों को। तो कुल मिलाकर हमें ये समझ में आया कि जैसे हम वस्तु खरीदने जाते हैं तो वहां पर भी हमसे अतिरिक्त पैसा लगता है। जो अतिरिक्त पैसा लगता है वही टैक्स है। जैसे मान लीजिए, यदि आप अ, अगर मान लीजिए पार्ले जी भी खरीदने जाते हैं, 5 रुपए की पार्ले जी खरीदने जाते हैं, हमें 5 रुपए की मिलती है, लेकिन उसका वास्तविकता में प्राइस 5 से कम होता है। तो 5 की हो कैसे गई? उसमें टैक्स को, जो कर है, उसको इंक्लूड कर दिया है, तब वो 5 रुपए की हुई है। तो उस 5 रुपए में टैक्स भी है और उस वस्तु का मूल्य भी है। मूल्य और टैक्स दोनों मिलाकर हमको देना होता है। हम एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं कि सर, जैसे जमीन खरीदते समय लिखाई देना पड़ता है। जैसे तुमने देखा होगा कि जब हम जमीन खरीदने जा रहे हैं, जमीन खरीदें या फिर कोई घर खरीदें, तो खरीदने के दौरान कुछ लिखाई होती है, लिखाई में पैसा देना पड़ता है। जैसे मान लीजिए मैं खरीद रहा हूँ, अगर मान लीजिए मैंने 10 लाख की कोई जमीन खरीदी, तो जमीन खरीदने के दौरान अगर मैं खरीद रहा हूँ तो 10 लाख तो मुझे उसको देने पड़ेंगे जिसकी वो जमीन है अभी। और कुछ लिखाने में, कुछ लिखने में, लिखाई के लिए पैसा देना पड़ेगा। 50,000, 1 लाख या 1.5 लाख, जो भी पैसा देना पड़ेगा वो लिखाई का देना पड़ेगा, वो मुझे अतिरिक्त देना होगा। उन, मान लीजिए 10 लाख की जमीन है तो मुझे 1 लाख रुपए लिखाई के देने पड़े, तो मेरे मेरे हाथ में वो आई 11 लाख की, जिसमें से 10 लाख उस जमीन का मूल्य था और 1 लाख टैक्स हो गया। और इसी इसी चीज को हम एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए, जो जानवरों की, पशुओं का एक मेला होता है, उस मेले में पशुओं को बेचा जाता है। तो होता क्या है कि पशु को बेचने के दौरान, जहां पर भी वो मंडी लगी है, पशु की मंडी, उस मंडी में बेचने के दौरान उसकी लिखाई चलती है, उसको लिखते हैं। कि लिखने के दौरान होता क्या है कि ये हमें सुनिश्चित हो जाता है कि अगर आज मान लीजिए, आज हमने एक वस्तु खरीदी किसी व्यक्ति से, हमने मान लीजिए एक भैंस खरीदी। अब भैंस हमने खरीद ली और कल को वो दूसरा व्यक्ति पहुंच गया कि ये हमारी भैंस है, हमको दो। तो फिर इसका प्रूफ क्या रहेगा? इसका प्रूफ क्या रहेगा कि ये आज से बिक चुकी है, तुम्हारी नहीं है, आज से इनकी हुई है। तो ये होता क्या है कि उस मंडी में लिख दी जाती है, लिखते हैं।
तो वो लिखने के लिए कुछ पैसा लगता है, उस पैसे को ही टैक्स कह सकते हैं हम यहाँ पर। तो जानवर खरीदते समय भी हम कुछ टैक्स देते हैं। अगला है कोई सामान खरीदते समय, ये वाला तो मैंने बता ही दिया, कोई सामान अगर खरीदेंगे तो उसमें जीएसटी इंक्लूड होगी, तो हमें टैक्स समझ में आ गया है सर। सर कोई भी चीज अगर हम खरीदेंगे बेचेंगे तो सर वहाँ टैक्स की बात जरूर होती है। अगर हम बात करते हैं टैक्स की, तो टैक्स दो प्रकार का होता है सर। एक होता है आयकर, एक होता है इनकम टैक्स, और एक होता है सर वस्तु एंड सेवा कर। इसको हम जीएसटी बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब अब हमारे काम का क्या है, वस्तु और सेवा कर ये जो है ये तो वस्तुओं पर लगता है, और ये जो आयकर है, आयकर लगता है जैसे मान लीजिए मेरी कुछ इनकम है, मैं कोई गवर्नमेंट जॉब करता हूँ और उस गवर्नमेंट जॉब में मुझे इनकम मिलती है, तो उस इनकम पर मेरा कुछ इनकम टैक्स लगेगा, तो वही होता है आयकर। अब हमारे जो सवाल होंगे वो देखो परसेंटेज के सवाल, हम बात करेंगे परसेंटेज के सवाल। सर गणित में इसका कैसे इस्तेमाल होता है, तो परसेंटेज के जब सवाल हम करेंगे तो सर परसेंटेज के सवालों में सर यहाँ से तो सवाल नहीं आता, परसेंटेज का यहाँ से सवाल नहीं बनता है, लेकिन परसेंटेज का सवाल अगर इस टॉपिक से देगा तो सर वो केवल आयकर पर आधारित सवाल पूछता है। परसेंटेज के चैप्टर में जो हमसे सवाल पूछे जाते हैं कर को लेकर, वह केवल इनकम टैक्स के सवाल होते हैं। तो हम सर इसी पर बात करेंगे। यहाँ से सवाल बनते नहीं है, जीएसटी से हमारे मैथ में सवाल नहीं बनते। जीएसटी से सवाल बनेंगे कहाँ बनेंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे वहाँ बनेंगे, लेकिन हम उनको नहीं करने वाले। अभी हम पढ़ने वाले हैं सर गणित। तो गणित में परसेंटेज के सवाल बनते हैं, वो आयकर से आते हैं, इनकम टैक्स से आते हैं। अब हम ये समझते हैं कि सर ये पहला सवाल है, इसको जरा समझते हैं इसमें है क्या। एक व्यक्ति की आय 5,000 रुपए है तथा आयकर की दर 10% है, तो उसका टैक्स बताओ। तो बताइए उसका आयकर होगा कितना। तो एक काम कर दो, पहले हम ये देखेंगे कि सर इसमें क्या डेटा दिया है। तो हम यहाँ पर देखते हैं सर, यहाँ पर क्या हमको दे रखा है, सकल आय दी है, सकल सकल आय, ग्रॉस, इसको बोलते हैं ग्रॉस, GRO, ग्रॉस इनकम, INCOM, ये है इनकम। ग्रॉस इनकम हमको दे रखी है, कितनी है, 50,000 रुपए है। ये 50,000 रुपए ग्रॉस इनकम है, सकल आय बोलते हैं। अब बात करते हैं सर आयकर की दर क्या है। तो हम यहाँ पर आयकर की दर बात करते हैं, आयकर की दर, आयकर की दर मतलब रेट ऑफ इनकम टैक्स, ये रेट बोलते हैं इसको, हम यहाँ लिख देते हैं रेट है। ये रेट कितना है सर, 10% है, 10% ये रेट है, ये भी सवाल में दे रखा है। और हमें अब निकालना है टैक्स, अब हमें आयकर निकालना है। तो देखो आयकर अगर हमें निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे आयकर, आयकर बराबर, आयकर बराबर ये जो सकल आय, सकल आय, सकल सकल आय, और इसमें गुणा कर देंगे। कितने का गुणा करेंगे सर, जितनी भी सकल आय होगी उसका गुणा रेट में कर देंगे, रेट में। तो हम यह करेंगे रेट या आयकर की दर, आयकर की दर। पहली बात तो ये है कि ये फॉर्मूला याद रखना, आयकर बराबर सकल आय। आयकर अगर निकालना है, टैक्स निकालना है, तो सर सकल आय हमारी ग्रॉस इनकम कितनी है, ग्रॉस इनकम मल्टीप्लाई बाई आयकर की दर। अब हम यहाँ पर वैल्यू रखते हैं सर, सकल आय कितनी है, सकल आय है हमारी 50,000 रुपए। यहाँ से मैं कुछ आपको एक महत्वपूर्ण चीज बताऊंगा, कुछ फॉर्मूला निकाल के दूंगा, कुछ कॉन्सेप्ट बताना है, इसलिए मैंने आसान सवाल लिखा है। 50,000 है मल्टीप्लाई बाई आयकर की दर कितनी है, 10%, 10%। जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद ये बनेगा 5,000 निकल के आएगा। तो हमारे पास ये समझ में आ गया सर, आयकर कितना आ गया, 5,000 रुपए, ये है हमारे पास आयकर। अब एक शब्द और होता है जिसको हम बोलते हैं शुद्ध आय। ये तो हो गई सर सकल आय, ये सवाल में दी है। एक और शब्द होता है, उसका नाम होता है शुद्ध आय। तो हम बात करें सर शुद्ध आय क्या होती है, तो यहां पर लिखते हैं सर शुद्ध आय, यही लिखते हैं चलो, शुद्ध शुद्ध आय। ये सर आय जो होती है, ये इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, शुद्ध आय को बोलते हैं नेट इनकम।
नेट इनकम, NET नेट इनकम, INCO, ये है नेट इनकम। सर इसको कैसे निकाला जाता है, शुद्ध आय कैसे निकलेगी? अगर किसी ने इसी सवाल में मान लीजिए टैक्स ना पूछकर उसने पूछा शुद्ध आय बताओ, तो नेट इनकम होती क्या चीज है? नेट इनकम क्या होती है कि हमारी सकल आय कितनी है? सकल आय है हमारी 50,000, और उस 50,000 में से जैसे मान लीजिए 50,000 की चीज आपके पास 50,000 है, तो हमने कोई वस्तु खरीदी, या फिर मान लीजिए हमारी सैलरी 50,000 है, तो उसमें से 5,000 रुपए तो चले गए टैक्स के रूप में। 5,000 रुपए टैक्स के रूप में चले गए, तो हमारी पॉकेट में अब कितना बचा है सर? हमारी पॉकेट में बचा है 45,000 रुपए। तो यही 45,000 अब हमारे पास जो बचा है वही हमारी नेट इनकम है। नेट इनकम, टोटल इनकम तो ये थी, लेकिन अब नेट इनकम वो होती है जब हम इसमें से टैक्स निकाल देते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पर सकल आय, सकल आय, सकल आय मतलब ग्रॉस इनकम, शॉर्टकट में ये GI लिख दिया, ग्रॉस इनकम माइनस माइनस आयकर, आयकर टैक्स कितना है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। हम इसको नोटेशन में लिखते हैं सर, NI, यहाँ लिख देते हैं NI नेट इनकम बराबर ये ग्रॉस इनकम माइनस का टैक्स। ये फॉर्मूला भी हमें याद रहे, यहाँ से दो फॉर्मूले हमको याद रहेंगे, ये हम अभी निकालेंगे वैल्यू कितनी होगी। एक फॉर्मूला तो सर ये वाला, ये जो मैंने लिखा है, ये चलो स्टार बना दे रहा हूँ, एक ये वाला फॉर्मूला और एक ये वाला फॉर्मूला। ये दो फॉर्मूले हमको याद रहे कि सर अगर हमें आयकर बताना है तो आयकर कैसे निकलता है? सकल आय का गुणा, सकल आय का गुणा सर आयकर की दर से कर देते हैं, तो हमें आयकर प्राप्त हो जाता है। अगला है सर शुद्ध आय। यदि नेट इनकम पूछेगा सर, नेट इनकम, तो हमारी सकल आय कितनी है वो रखेंगे, और इसमें से जितना भी आयकर है, टैक्स है, उसको हम निकाल देंगे। तो सर ये हमारे पास फॉर्मूला बनेगा, नेट इनकम बराबर ग्रॉस इनकम माइनस का टैक्स। ये हम हमेशा याद रखेंगे। अगर हम ग्रॉस इनकम निकालना चाहते हैं, ग्रॉस इनकम, तो सर ये जो टैक्स है ये इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। हमें इस फॉर्मूले से सर इसको तो पलट के भी लिख सकते हैं। ग्रॉस इनकम का फॉर्मूला लिखना चाहें, जैसे मान लीजिए हम लिखना चाहें यहाँ पर ग्रॉस इनकम, यही लिख देते हैं सर। हम ये निकालना चाहते हैं, इसी से ग्रॉस इनकम निकालना चाहते हैं, तो सर ग्रॉस इनकम का फॉर्मूला हो जाएगा नेट इनकम, नेट इनकम, और ये जो टैक्स था इधर माइनस था तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस का टैक्स, TAX। तो ये हमें जो फॉर्मूला बना है, इस फॉर्मूले को हम याद रखेंगे हमेशा कि ग्रॉस इनकम जो होती है, सकल आय जो होती है, वह नेट इनकम और टैक्स का योगफल होती है। नेट इनकम और टैक्स का योगफल है ग्रॉस इनकम। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला यही से निकाला था। तो हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, एक तो सर ये वाला और एक अगर देखा जाए तो ये वाला, ये हमें याद करना है। ये जो मैंने स्टार बना दिए, ये जो फॉर्मूला है ये वाला, ये इस रूप में आ चुका है। तो हमें तो दो ही फॉर्मूले याद करने हैं, एक ये और एक ये। चलो अभी इसको हम स्टार हटाते हैं। तो ये जो दो स्टार वाले फॉर्मूले हैं, ये हमेशा याद रखना, इस पर आधारित सवाल बनेंगे। कैसे बनेंगे वो तो हम आगे समझेंगे। तो हमें यहाँ समझ में आया। अच्छा, नेट इनकम, इस सवाल में नेट इनकम कितनी होगी? अच्छा, हम यहाँ पर ये निकालना चाहें नेट इनकम, तो नेट इनकम सर इस सवाल में अगर निकालेंगे तो हमें करेंगे क्या सर? नेट इनकम निकालनी है तो ग्रॉस इनकम, उसमें से टैक्स को माइनस कर दो। तो ग्रॉस इनकम हमारी कितनी है, हम लिख देते हैं ग्रॉस इनकम माइनस का टैक्स। तो ग्रॉस इनकम हमारी 50,000 रुपए थी, और इसमें से हमने 5,000 रुपए माइनस किए, तो सर हमारी जो नेट इनकम है वो 45,000 रुपए निकल कर आई। ये सर नेट इनकम आ चुकी है। और यहाँ पर टैक्स कितना है? तो अब देखो इस सवाल से, ये छोटा सा सवाल है, इससे हम कुछ टर्मिनोलॉजी सीखे और हम दो फॉर्मूले सीख गए। पहला टर्मिनोलॉजी सीखे कि सर सकल आय क्या होती है, ग्रॉस इनकम, जितनी हमारी टोटल सैलरी है वो। अब उसमें से अगर टैक्स निकाल देंगे तो जितनी बचेगी वो होगी हमारी शुद्ध आय। तो सर ये हो गया सकल आय, हम समझ में आ गया। सर आयकर की दर क्या होती है वो समझ में आ गया, एक फॉर्मूला समझ में आ गया। सर अगर आयकर चाहते हैं, टैक्स, टैक्स बराबर सकल आय गुणा आयकर की दर, ये एक फॉर्मूला हम याद रखेंगे, हमेशा याद रखेंगे। अगला है सर शुद्ध आय निकालनी है। ये क्या होता है शुद्ध आय? सकल आय में से हमारी जो टोटल इनकम है उसमें से टैक्स को निकाल दो, उसमें से टैक्स को माइनस कर देंगे तो हमारी नेट इनकम आ जाती है। फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे सवाल बनेंगे। तो मैं अभी फॉर्मूला तुम्हें दिखाया ये।
अगर इस वाले सवाल में हम आपसे नेट इनकम पूछ लें तो सर नेट इनकम आराम से हमारी टोटल जितनी भी इनकम थी 50,000 उसमें से टैक्स को माइनस कर देंगे तो जितना भी बचेगा वही हमारी नेट इनकम होगी। तो 45,000 रुपये हमारी नेट इनकम है। यदि हम यहाँ पर आपको एक सवाल देते हैं, चलो यहाँ पर मैं एक सवाल और देता हूँ, ये तुम्हारे लिए है, करके दिखाओ मुझे। ये मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 है। यदि यदि एक एक व्यक्ति यदि एक व्यक्ति की सकल आय, मैं लिख देता हूँ, नाम पूरा लिख दिया, सकल आय आय 80,000 रुपये 80,000 रुपये है तथा आयकर की दर आयकर की दर 10% है, तो ज्ञात करो ज्ञात करो क्या क्या ज्ञात करवाना है। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, हमें भाई साहब क्या चाहिए, नेट इनकम चाहिए बराबर क्वेश्चन मार्क, हमको टैक्स चाहिए बराबर क्वेश्चन मार्क, टैक्स कितना लगेगा वो बताओ, नेट इनकम कितनी होगी वो बताओ, ग्रॉस इनकम दे रखा है, रेट हमने दिया है। तो हम इस सवाल को अगर सॉल्व करेंगे तो देखो आसानी से हम इसको कर सकते हैं। हमारे पास GI है, ग्रॉस इनकम है, 80,000 रुपये ग्रॉस इनकम है, 80,000 रुपये ग्रॉस इनकम है। और रेट कितना है सर, आर जो है, आर है हमारा 10%। अब हम पहले टैक्स निकालेंगे सर। अगर हम टैक्स की गणना करना जानते हैं तो हम निकाल सकते हैं सर, टैक्स बराबर हम जानते हैं सर GI और मल्टीप्लाई बाई रेट, यही तो होता है, ग्रॉस इनकम गुणा कर देते हैं रेट का, ऐसे निकलेगा टैक्स। तो हम थोड़ा यहाँ आगे बढ़ा के करते हैं। GI कितना है सर, 80,000 रुपये, ग्रॉस इनकम है हमारी 80,000 रुपये, टैक्स है ये 10% का रेट है। तो सॉल्व करेंगे तो सर ये 8,000 रुपये निकल कर आएगा। ये तो आ गया सर हमारा टैक्स। अगर हम यहाँ पर दूसरी जानकारी करना चाहते हैं कि ये बताइए ये नेट इनकम कितनी होगी, तो अब हम नेट इनकम आराम से, नेट इनकम बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस इनकम माइनस टैक्स। दोनों बार मैंने फॉर्मूला लिखा है ताकि तुम्हें याद हो जाए। ग्रॉस इनकम हमारी कितनी है, 80,000 रुपये, और इसमें से माइनस करना है सर 8,000 रुपये, तो बराबर में कितना आएगा सर, 72,000, 72,000 रुपये निकल कर आएगा। तो हमारी जो नेट इनकम होगी वो 72,000 रुपये होगी। अगर देखो यहाँ से ये मैंने सवाल दिया तो आराम से तुमने निकाल लिया। अगर मैं तुमसे ये सवाल दे दूं, अगर मैं ऐसा बोल दूं कि एक व्यक्ति की इनकम मान लो 1,00,000 रुपए है और उसकी 30,000 रुपये तक आयकर में छूट है, 30,000 रुपये तक आयकर में छूट है, और आयकर की जो दर है वो 10% है, तो इनकम टैक्स बताओ। तो देखो 1,00,000 रुपये कमाई है, आयकर 30,000 तक छूट है, तो इसका मतलब 30,000 तक तो पैसा लगेगा नहीं, 30,000 से ऊपर कितना है, 70,000, तो 70,000 पर लगेगा, उस 30,000 को हम छोड़ देंगे। ये बोलता है टैक्स फ्री है, इतनी बात तो हम वो भी अभी समझेंगे। तो एक काम करिए, पहले आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम उन सवालों को भी यहाँ पर करते हैं। कुछ हमें अपनी तरफ से बना कर रखूंगा, फिर हम एग्जाम के सवाल करेंगे। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम इन सवालों को भी समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर लिखा है 3, एक व्यक्ति की आय 60,000 रुपये है तथा 20,000 रुपये तक आय कर मुक्त है। यदि आयकर की दर 10% है तो शुद्ध आय ज्ञात करो। इसने लिखा है कि 20,000 तक की जो आय है वह कर मुक्त है, तो इसका मतलब 20,000 तक तो टैक्स लगेगा नहीं। टैक्स लगेगा कहाँ, 20,000 से ऊपर। अब 20,000 से ऊपर कितनी है तुम्हारी, टोटल है 60,000, तो 20,000 से ऊपर कितनी है, 40,000, तो 40,000 पर ही टैक्स लगेगा। तो हम यहाँ पर देखो क्या दिया है, डेटा डेटा क्या दिया है, डेटा दिया है सकल आय, हमको दिया है सकल आय, सकल शॉर्टकट में लिख देते हैं GI। ग्रॉस इनकम कितनी दी है, 60,000 रुपये, ये ग्रॉस इनकम दे रखी है। और उसके बाद 20,000 रुपये तक जो आय है वो कर मुक्त है। तो सर यहाँ हम लिख सकते हैं कि टैक्स लगेगा, टैक्स लगेगा, लगेगा कितनी पर लगेगा टैक्स, टैक्स लगेगा मात्र 40,000 रुपये पर। ये 40,000 हमने कैसे निकाला सर, इस सवाल, इस लाइन को यहाँ से आगे पढ़कर यहाँ तक की लाइन को पढ़कर हमने इस लाइन को निकाल लिया कि भाई 20,000 रुपये कर मुक्त है, इसका मतलब 40,000 पर ही लगेगा। आयकर की दर कितनी है, दर कितनी है, आर कितना है, आर है
10% आयकर की दर है। तो हम सीधा सीधा टैक्स निकालते हैं। सर टैक्स कितना होगा? टैक्स होगा सर जी आई और यहाँ मल्टीप्लाई करो रेट का मैंने फॉर्मूला लिख दिया। अब हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। सर जीआई की वैल्यू कितनी है? जीआई की वैल्यू है ये। अब हम ग्रॉस इनकम नहीं रख सकते, यहाँ पर वो वैल्यू रखेंगे जिस पर टैक्स लग रहा है। तो जीआई डैश कर देंगे, ये जो ग्रॉस इनकम डैश होगी इस पर टैक्स लगेगा। तो यहाँ कर देंगे 40,000 रुपये, गुणा कर देंगे आर कितना है? 10%। सॉल्व करेंगे तो आंसर निकलेगा सर 4,000 रुपये निकल कर आएगा। तो हमारे पास पता चलेगा सर 4,000 रुपये का टैक्स लगेगा। कितने पर लगेगा? 60,000 पर। तो अब हमारी इनकम नेट इनकम कितनी होगी? तो 60,000 में से 4,000 घटा देंगे, 56,000 आएगी। तो हम यहाँ पर अगर बात करते हैं सर नेट इनकम की, डायरेक्ट हम यहाँ बोल सकते हैं सर नेट इनकम बराबर होगी 56,000 रुपये। कहाँ से निकली है ये नेट इनकम? नेट इनकम निकलती है सर ग्रॉस इनकम में से टैक्स निकाल देते हैं। तो 60,000 में से ये 40,000 निकलेगा तो 56,000 आएगा। तो इस सवाल का जवाब हुआ ऑप्शन नंबर सी। ये सवाल किसी एग्जाम में नहीं आया है, ये मैंने अपनी तरफ से बना के रखा है। ये तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए मैंने बनाया था ताकि तुम्हारी ये प्रैक्टिस हो जाए। अगला ये सवाल है चौथा। अब देखो ये जो चौथा सवाल है, ये ऐसे सवाल मैंने कहाँ कराए थे? जरा देखो सवाल पढ़ो। एक आयत की लंबाई 20% बढ़ जाती है, चौड़ाई देखो मैंने ऐसे सवाल बताए थे, लंबाई में इतने परसेंट की वृद्धि, चौड़ाई में इतने परसेंट की वृद्धि, तो और क्षेत्रफल में वृद्धि पूछी थी। तो ऐसे सवाल मैंने कराए थे परसेंटेज के टाइप नंबर 8 में। परसेंटेज के टाइप नंबर 8 में मैंने उस क्लास में मैंने ऐसे सवाल कराए थे, क्वेश्चन नंबर 4 जैसे बहुत सारे सवाल कराए थे। तो लेकिन मैंने उद्देश्य यहाँ इस सवाल का लिखने का क्या उद्देश्य है? क्योंकि जो कॉन्सेप्ट हमने उस टाइप नंबर 8 में सीखा था, उस कॉन्सेप्ट से सर इनकम टैक्स से भी सवाल आता है। एक सवाल आता है, देखो ये लिखा है सामने, ये सवाल एग्जाम में पूछा भी गया है। एमपी फॉरेस्ट गार्ड 25/7/2017 के पेपर में ये पूछा गया सवाल है। और ये जो सवाल है ये इसी तर्ज पर होता है। तो पहले हम 1 मिनट में आपको ये समझाते हैं सर ये सवाल क्या होगा। अब मैं ये मानकर चलता हूँ कि तुमने जो टाइप नंबर 8 वाली जो वीडियो है वो देख ली होगी, ये मैं मानता हूँ। तो मैं सीधा इस सवाल को सॉल्व करूंगा। यहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट नहीं सिखाऊंगा टाइप नंबर 8 का, वो कॉन्सेप्ट तो मैंने उसमें सिखाया है। मैं बस यहाँ पर इस सवाल को सॉल्व करूंगा, फिर दिखाऊंगा कि सर जो कॉन्सेप्ट इसमें लग रहा है वही कॉन्सेप्ट इस सवाल में लगेगा। तो चलो हम करते हैं सर। आयत की लंबाई, देखो लंबाई में हम क्या लिखते थे? लंबाई में क्या है? 20% की वृद्धि, 20% लंबाई बढ़ रही है, ठीक है। चौड़ाई में x% की, जो चौड़ाई है बी है उसमें x% की वृद्धि हो रही है। अब ये यही नहीं मालूम, और हमें मालूम है सर क्षेत्रफल, एरिया कितना है? एरिया 50% बढ़ रहा है। सब कुछ तो दिया है। अगर हम बात करें सर इसकी, यहाँ पर हम वैल्यू रखना चाहें कि सर ये 20% बढ़ता है, तो 20% का भिन्न कितना होता है? 1/5 होता है। तो इसका मतलब इसका भिन्न 1/5 होता है। चलो ये भी लिख दिया मैंने। तो 5 अगर पहले रहा होगा लंबाई, तो उससे 1 बढ़कर 6 हो गई होगी। ऐसे सवाल हमने बहुत किए थे। एक्स ये हमको मालूम नहीं है, तो हम इसको अभी B1 और इसको B2 मान लेते हैं। ये एरिया है, एरिया 50% बढ़ रहा है, तो 50 का भिन्न होता है 1/2। अगर एरिया पहले 2 था तो अब 3 हो गया होगा, 1 बढ़ गया होगा 2 से। अब हमने ये कहा था कि जब हमें इसकी वैल्यू निकालनी हो सर, इनकी वैल्यू, हमें इसी में तो परिवर्तन पूछा है। ये है सर चौड़ाई, तो चौड़ाई में अगर B1 की वैल्यू और B2 की वैल्यू पता चल जाए, मतलब शुरुआत की चौड़ाई और बाद की चौड़ाई अगर पता चल जाए, तो सर देख लेंगे सर कमी की है कि वृद्धि की है। तो हम इनकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करते थे? हम इनकी वैल्यूज निकालने के लिए इस 6 का गुणा यहाँ लाके करते थे और इसका गुणा यहाँ लाके करते थे। ये क्रॉस गुणा हम करते थे। तो सर इसका गुणा यहाँ करना तो ये हो जाएगा 12, और इसका गुणा यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 15। फिर हमने ये कहा था कि ये जो वैल्यू है, ये जो 12 गुणा करने के बाद आई, ये B1 की वैल्यू होती है, और ये 15 ये गुणा करने के बाद आई, वो इसकी वैल्यू होती है। तो हमें पता चलेगा अगर पहले 12 थी चौड़ाई, तो अब चौड़ाई 15 हो चुकी है। तो सर 12 से चौड़ाई बढ़ा दी गई है। कितनी बढ़ाई है? देखो खुद देखो, 3 बढ़ी है। 12 से बढ़कर 15 हो गई है, तो कितनी बड़ी होगी? 3। बस इसी का परसेंटेज चाहते हैं। तो सर हम डायरेक्ट निकालेंगे ना, ये जो x% है इसकी वैल्यू डायरेक्ट निकलेगी। कितनी बड़ी है? 3 बड़ी है। सर 3 बढ़ाई गई है, कहाँ से बढ़ाई गई है? 12 से। तो 12 हम यहाँ रखेंगे, गुणा कर देंगे 100 का और परसेंटेज का लगाएंगे चिन्ह।
तो 3 से ये कटेगा 4 बार, 4 से ये 25 बार, तो इसका मतलब सर इस सवाल का जवाब हुआ 25%। ये 25% सवाल का जवाब देखो इसका ये आ गया। अब तुम कहोगे सर ये सवाल क्यों कराए, ऐसा सवाल मैंने बहुत कराए हैं टाइप नंबर 8 में, आप जाकर देख सकते हो। टाइप नंबर 8 में ऐसे सवाल हमने बहुत कराए हैं। अब हम यहाँ समझाना क्या चाहते हैं, देखो हम ये समझाना चाहते हैं कि ये हमने सवाल किया था, हमने कहा था कि सर एक डेटा देता है, इसमें परसेंटेज चेंज देगा, तो दूसरे वाले में पूछ लेगा, और तीसरे वाले में ये देगा। ये होता ये फॉर्मूला है क्या, ए बराबर क्या होता है, एल इंटू बी। एल का गुणा बी में करते हैं तब तो ए आता है, एल का गुणा बी में करते हैं तब ए आता है। तो एल में परसेंटेज परिवर्तन दे दिया, तो बी में पूछा है और इसमें भी दे दिया। सेम उसी प्रकार से अगर इस सवाल को देखा जाएगा तो इस सवाल पर भी तो लागू हो रहा है। हमने अभी आपको बताया था कि टैक्स का फॉर्मूला होता क्या है। हम बात करते हैं सर टैक्स का फॉर्मूला है क्या, टैक्स टैक्स बराबर जी आई और मल्टीप्लाई बाई रेट, यही तो होता है। तो अगर मुझे दिया होगा सर, ये दिया होगा रेट, रेट का जो परसेंटेज चेंज होगा वो देगा मुझे, और जीआई में परिवर्तन मुझे नहीं पता है, चलो मैं यहाँ ये निकालना चाहता हूँ, ये मेरा क्वेश्चन मार्क रहेगा। और उसके बाद इन दोनों का जब गुणा करता हूँ, देखो इन दोनों का जब गुणा होता है तो टैक्स आता है, तो टैक्स यहाँ रखूंगा, टैक्स यहाँ पर रख लूंगा, और इसमें जो परिवर्तन होगा वो यहाँ रखूंगा। अभी अगर इस सवाल को पढ़कर इसमें से डेटा में यहाँ भरना चाहूँ तो भर सकता हूँ। आयकर की दर 4% से बढ़कर 5% हो जाती है, तो 1% बढ़ती है, शुरुआत में 4% है, तो वो आयकर है ना वो 4 से 5 कर रहा है। ये आयकर अगर शुरुआत में 4% था, आयकर जो था शुरुआत में यदि 4% था तो बाद में ये 5% हो गया है। ये हमको ये वाला जो परसेंटेज है वो दे दिया है, कितना दिया है, सीधा सीधा वैल्यू दी है। 4% पहले आयकर था, अब आयकर 5% हो गया, बढ़ गया। यही बोला था कि आयकर की जो दर है, रेट है, वो 4% से बढ़कर 5% हो जाता है, मतलब पहले 4% था तो अब 5% हो गया, ये सर हमको दे दिया। अब उसने पूछा जिस जि, जिसके परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति का कर दायित्व 10% बढ़ जाता है, इसके कारण हुआ क्या, कि जैसे ही ये हमने टैक्स बढ़ाया है, ये टैक्स बढ़ाया है, जिसके कारण हुआ क्या कि किसी व्यक्ति का जो टैक्स था, ये हमने रेट बढ़ाया है, टैक्स का रेट, तो सर जो टैक्स था वह 10% बढ़ गया। जो टैक्स पहले जितना भी जाता था अब उससे 10% ज्यादा टैक्स देना होगा, तो सर हमें ये वाला रेट दे दिया, चेंज दे दिया, और ये वाला चेंज दे दिया। अब पूछा क्या है, उसकी आय में प्रतिशत कमी या वृद्धि, तो सर इसमें कमी या वृद्धि पूछी है, तो हम एक काम कर सकते हैं सर, ये जो है यहाँ वाली वैल्यू को हम मानते हैं सर G1 और यहाँ की वैल्यू को G2 मान लेते हैं। शुरुआत में ग्रॉस इनकम कितनी थी और बाद में ग्रॉस इनकम कितनी है, ये हम यहाँ निकाल लेते हैं। अगर हम इनकी वैल्यू निकाल पाएंगे तो हम देख लेंगे सर घट रही है कि बढ़ रही है। घट रही होगी तो परसेंटेज कितनी कमी है, और अगर बढ़ रही होगी तो कितनी परसेंटेज वृद्धि है, वो हम निकाल लेंगे। तो सर ये 10% दिया है, तो इस 10% को यहाँ पर कैसे फिल करेंगे, 10% का मतलब होता है 1/10, तो इसका मतलब अगर पहले 10 था टैक्स तो अब बढ़ गया है 11 हो गया होगा। अब तुम यहाँ पर देखो कि इस वाले सवाल में और इस वाले सवाल में क्या अंतर है, कुछ अंतर नहीं सर। लंबाई और चौड़ाई का गुणा करते हैं तो ए आता है, उसी प्रकार से सर रेट का और जीआई का गुणा करते हैं तो ये फॉर्मूला में लिखा है, ये मैंने फॉर्मूला इसीलिए लिखा है कि तुम देख सको इसको। यहाँ पर अगर मैं एल इंटू बी करता हूँ, या फिर यहाँ एरिया, एरिया बराबर एल इंटू बी होता है। इस फॉर्मूले को, इस सवाल को जस्ट ऐसे देखो, ए बराबर एल इंटू बी है, ए ए की जो वैल्यू होती है वो इन दोनों के गुणा के बराबर होती है, तो सेम उसी प्रकार से टैक्स की जो वैल्यू है इन दोनों के गुणा के बराबर है। इसमें चेंज मैंने दिया है, इसमें मैं पूछ रहा हूँ, और इसमें चेंज मैंने दिया है, तो सर सवाल सॉल्व अब हो जाएगा सर। पर देखो यहाँ रेशियो तो है जी, रेशियो तो है, ये भी अनुपात है, तो सर परसेंटेज से परसेंटेज यहीं काट लो, इसका कोई फायदा नहीं होगा। तो 5 का गुणा हम लाके इधर कर देंगे और 4 का गुणा लाके इधर कर देंगे, तो ये बन जाएगा सर 50 और ये बन जाएगा 44। तो हमें अब समझ में आ गया सर, ग्रॉस इनकम जो शुरुआत में अगर इनकम 50 थी तो बाद में हमारी इनकम 44 होगी, इसका मतलब हमारी जो आय है वो घट गई है। कितनी घटी है भाई साहब, तो हम कहेंगे सर हमारी जो इनकम है वह 6 घटी है, 6 घट गई है। कितने से घटी है, तो 6 घटी है, कहाँ से घटी है, 50 से। सर 6 घटी है, घटी 50 से है, गुणा कर देंगे 100 का और परसेंटेज का चिन्ह, इससे ये कटा 2 बार। देखना 6 घटी है, 6 घटी है, 50 से घटी है,
तो 6 दूनी 12% आएगा, तो कुल मिलाकर 12%। अब ये 12% क्या हुआ है, 50 थी 44 हो गई, कम हुई है, तो सर 12% की कमी। तो इस सवाल का जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर डी। ये सवाल देखो एग्जाम में पूछा गया सवाल है। अब ये सवाल पूछा गया है, अब ऐसा मुझे एक ही सवाल मिला था तो ये मैंने अपनी तरफ से बना दिया है, ये तुम्हारे लिए है, तुम इसको सवाल को करके दिखाओ। तो हम देखो डायरेक्ट यहाँ करते हैं, ये सवाल वैसे तुम्हारे लिए है, इस वीडियो को रोक कर खुद करने का प्रयास करो इसको। वैसे मैं यहाँ पर इसको करता हूँ, ठीक है, मैं मानता हूँ कि तुमने रोक कर वीडियो को इस सवाल को कर लिया होगा। तो हम चलो करते हैं। आयकर की जो दर है पहले 10% थी और अब बढ़कर 12% हो गई है, ठीक है, आयकर की दर दे दी मतलब रेट दे दिया है। और GI ये पूछेगा, अगर GI पहले मान लीजिए G1 था तो यहाँ पर G2 होगा, यही इसमें परिवर्तन पूछा है, साफ बात है, सेम ऐसा ही सवाल है तो सर वही पूछा होगा। 25% बढ़ जाता है, ये जो है ना, जो कर है, कर टैक्स, जो टैक्स वाला था TAX वो था 25% बढ़ गया, 25 का फ्रैक्शन होता है 1/4, तो 4 था तो 5 हो गया होगा। लाइन यहाँ खींचती है क्योंकि इन दोनों का गुणा इसके बराबर होता है, परसेंटेज से परसेंटेज यहीं कट जाएगा। अगर तुम चाहो तो इसको छोटा और कर सकते हो, कैसे छोटा कर सकते हो सर, काट सकते हो, 2 से ये 5 बार कटा और 2 से ये 6 बार कटा। अब 6 का गुणा या करेंगे इधर, 5 का गुणा करेंगे इधर, तो ये हो जाएगा 6 चौक 24 और ये हो जाएगा 25, ये 24 ये 25। तो अब 24 से 25 होने में क्या हुआ है, आय बढ़ गई होगी। पहले आय अगर 24 थी तो अब 25 है, तो एक बड़ी है आय। तो हम देख लेंगे सर कितनी बड़ी है, एक बड़ी है, एक आय बड़ी है, कहाँ से बड़ी है सर, 24 से बड़ी है। गुणा कर देंगे 100 का, परसेंटेज का लगाएंगे चिन्ह, 24 चौका 96 होता है, बचा 4, 4/24, 4 छेंगे 24, 4 सही 1/6, 4 सही 1/6% ये सवाल का जवाब होगा। दिख रहा है ये कलर से, 4 सही 1/6% लिख देते हैं यहाँ पर, ये 4 सही 1/6% इस सवाल का जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। यही आपका आया होगा, हम ये मानते हैं कि आपका भी यही निकल के आया होगा। तो देखो हमने यहाँ पर ये 2 सवाल अपनी तरफ से बना कर रखे। ये मैंने सवाल क्यों बताया है, ये परसेंटेज का टाइप नंबर 8 है, जिन लोगों ने नहीं देखा है जाकर देखो, बहुत सारे सवाल मैंने कराए थे। और इस सवाल को करने के लिए मुझे ये बताना पड़ा, तो यहाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मुझे टाइप का 8 का बताना पड़ा कि सर जो चीज़ ये है सर वही चीज़ ये है, इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। तो इनकम टैक्स वाले सवाल हर एक सवाल में ऐसे कर सकता हूँ, हर एक सवाल में ऐसे कर सकता हूँ। तो ये सवाल था, इसी की तर्ज पर ये सवाल मैंने अपनी तरफ से बना दिया है, तो इस सवाल का जवाब होगा ये। तो पहले एक काम करिए, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, इसके बाद इससे आगे के जो सवाल होंगे जो एग्जाम में आए हुए होंगे उन सवालों को हम यहाँ लिखेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम इन सवालों को भी समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 7, एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 5 लाख रुपए की वृद्धि होती है, लेकिन उसके द्वारा आय पर दिया जाने वाला कर 12% से घटकर 10% हो जाता है। अब वह 10,000 रुपये अधिक आय कर भुगतान करता है, तो उसकी बढ़ी हुई आय बताइए लाखों में। देखो ये सवाल आया है SSC CGL मेंस 17/2/2018 के पेपर में पूछा गया सवाल है। अब इसने क्या किया है कि उसने बताया है कि उसकी इनकम बढ़ जाती है 5 लाख रुपए और जो इनकम टैक्स है वह घट जाता है, कितना हो जाता है सर, 12 से 10 हो जाता है। अब वो क्या करता है कि 10,000 रुपये अधिक आयकर भुगतान करता है। अब पहले जितना भी टैक्स दे रहा था अब उससे 10,000 रुपये ज्यादा टैक्स अब देगा। तो एक काम करते हैं, इस सवाल को अपने अनुसार हम डेटा में बदलने का प्रयास करते हैं। हम जानते हैं ना, हमने ऐसे बहुत सारे सवाल किए, तो चलो देखो इसको हम डेटा में बदलते हैं। हम जानते हैं कि सर यहाँ पर रेट में लिखता हूँ, रेट क्या हुआ है, दर हुआ है सर 10% से नहीं 12% से घटकर 10% हो गया है। तो सर हम यहाँ लिखेंगे 12% से ये 10% हो गया होगा रेट। यहाँ पर हम बात करते हैं सर ग्रॉस इनकम की, ग्रॉस इनकम। अब देखो ग्रॉस इनकम कितना कह रहा है, वह कह रहा है कि एक व्यक्ति की जो आय है वह 5 लाख रुपए बढ़ जाती है, 5 लाख रुपए की वृद्धि हो जाती है। तो सर 5 लाख की वृद्धि हो जाती है तो हम शुरुआत में आय मानते हैं, यदि x आय थी तो सर अब यहाँ हो जाती है x प्लस 5 लाख, यही हो जाएगी। अनुपात तो नहीं दिया, अगर ऐसे बोलता कि आय 10% बढ़ जाती है तो सर 10 से 11 कर लेते, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ नहीं दी, परसेंटेज में वैल्यू नहीं दिया, यहाँ एग्जैक्ट वैल्यू दी कि आय 5 लाख रुपए बढ़ती है। तो अगर पहले आय x रुपए थी तो अब उसकी x प्लस 5 लाख हो जाएगी। ठीक है, हम जानते हैं कि सर इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों का ये मल्टीप्लाई होता है
तब हमारा टैक्स निकलता है, टैक्स। अब उसने बोला है कि जो टैक्स है, टैक्स 10,000 रुपये अधिक आयकर देता है, मतलब पहले जितना भी टैक्स दे रहा था अब उससे 10,000 ज्यादा देगा। इसका मतलब ये है कि सर यहाँ पर अगर यहाँ टैक्स है, यहाँ पर हम बात करते हैं टैक्स, टैक्स 1 और यहाँ पर है टैक्स 2, तो ये जो टैक्स है वो 10,000 रुपये ज्यादा है। या तो हम ऐसे लिख दें कि टैक्स 1 और टैक्स 2 इससे ये 10,000 रुपये ज्यादा है, या हम ऐसे लिख सकते हैं कि सर अगर हम इसको बाई मानते हैं कि शुरुआत में अगर बाई टैक्स दे रहा था तो अब वो कितना दे रहा होगा, सर अब वो दे रहा होगा बाई प्लस 10,000 रुपये, इतना दे रहा होगा। अगर हम चाहते तो सर यहाँ पर T1 और T2 भी रख लेते, फिर देखते सर T1 से ये T2 10,000 रुपये ज्यादा है। उसने बोला है कि अब जो टैक्स दे रहा है पहले जितना भी दे रहा था उससे 10,000 ज्यादा दे रहा है, तो पहले मान लीजिए बाई टैक्स दे रहा है तो अब वह देगा बाई प्लस 10,000 रुपये। लेकिन अब हम इस सवाल में, अब आप ये कहोगे सर इस सवाल में हम क्रॉस प्रोडक्ट लगा देंगे, सर इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, इसकी वैल्यू ये, इसकी वैल्यू ये, तो ये हो जाएगा गलत। पता है क्यों? क्रॉस प्रोडक्ट कहाँ लगाते थे? क्रॉस प्रोडक्ट वहां लगाते थे जब कोई 2% देगा, कोई 2 रेशियो देगा। चलो हम यहाँ से रेशियो निकाल सकते हैं, ये जो है यहाँ से तो हम रेशियो निकाल लेंगे, लेकिन सर यहाँ का रेशियो यहाँ का रेशियो तो निकाल ही नहीं सकते। इसका मतलब ये जो प्रोसेस है इनका मल्टीप्लाई करने के बाद ये आता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। तो ये 3 वेरिएबल बने, इन 3 वेरिएबल में से किन्हीं 2 वेरिएबल का अनुपात देगा तब तो हम क्रॉस प्रोडक्ट लगा देंगे। लेकिन सर यहाँ अगर 2 वेरिएबल का अनुपात नहीं दिया तो सर हम यहाँ क्रॉस नहीं लगाएंगे, फिर यहाँ दूसरा दिमाग लगाएंगे। पहली बात देखो, यहाँ इसका अनुपात तो दे दिया, एग्जैक्ट यहाँ अनुपात हम निकाल सकते हैं, लेकिन क्या तुम यहाँ एग्जैक्ट अनुपात निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। एक्स कैसे गायब करोगे? यहाँ एग्जैक्ट अनुपात निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। यहाँ सिर्फ बाई कैसे गायब करोगे? तो कुल मिलाकर यहाँ एग्जैक्ट अनुपात नहीं निकाला जा सकता, यहाँ भी नहीं निकाला जा सकता। तो जो मैं क्रॉस प्रोडक्ट या इसका यहाँ गुणा कर रहा था, इसका यहाँ गुणा कर, वो वाला मेथड अब यहाँ काम नहीं करूंगा। हम इतना तो जानते हैं, हम इतना जानते हैं, ये क्या है? ये है सर पहले का टैक्स। पहले का टैक्स है, शुरुआत में 22 रुपए टैक्स दे रहा था और वर्तमान में अब कितना टैक्स दे रहा है? ये है बाद का टैक्स, बाद का टैक्स, ये बाद का टैक्स है। बाद में वो कितना रुपया देगा? इतना रुपया। तो हम यहाँ से सर क्रॉस तो नहीं लगा सकते, लेकिन इतना तो जानते हैं सर बाद के टैक्स में से अगर शुरुआत वाला टैक्स घटाएंगे तो 10,000 आएगा। ये तो सवाल में ही बोल रहा है सर इस वाले टैक्स से बाद वाला जो टैक्स है वो 10,000 ज्यादा देता है। तो हम यहाँ एक बात तो लिख सकते हैं कि बाद का टैक्स माइनस पहले का टैक्स बराबर 10,000। ये तो हम लिख सकते हैं सर बाद वाला जो टैक्स है उसमें से अगर पहले वाला टैक्स घटाओगे तो 10,000 आएगा। तो देखो अगर 22 प्लस 10,000 में से यहाँ पर माइनस का बाई करोगे तो 22 से 22 कट जाएगा, 10,000 आएगा। ये बात तो हम इस सवाल से ही निकाल सकते हैं। सर बाद वाले टैक्स में से अगर पहले वाला टैक्स घटाएंगे तो 10,000 आएगा। क्यों? क्योंकि सवाल में ही दे रहा है बाद में वो 10,000 ज्यादा देता है। तो सर ये वाली लाइन हमने सवाल से ही निकाली है, तो जरा इसकी वैल्यू रखो। अब हम यहाँ पर बाद का टैक्स निकालते हैं। बाद का टैक्स क्या होगा? यहाँ होगा, ये है बाद की इनकम और इतना टैक्स लग रहा है, तो सर इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दो सीधा सीधा। इसका मतलब x प्लस 5 लाख का 10% निकाल दो, तो हम यहाँ लिख देंगे x प्लस 5 लाख। चलो 5 लाख को पूरा बिंदी लगा लेते, 5, 1 2 3 4 5, x प्लस 5 लाख का कितना है? 10%। x प्लस 5 लाख का 10%, ये बाद वाला टैक्स है, इसमें से माइनस किया है शुरुआत वाला टैक्स। तो सर शुरुआत में इनकम है हमारी x रुपए और टैक्स है 12%, तो सर हम यहाँ लिख देंगे कि x का 12% बराबर कितना होगा सर? 10,000 रुपये होगा। अब देखो इस सवाल में कहीं पर भी कोई दूसरा वेरिएबल तो नजर नहीं आ रहा, केवल x नजर आ रहा है, तो x निकल आएगा। और यदि x निकल आएगा तो उसने पूछा क्या? उसकी बढ़ी हुई आय बताओ। तो सर x जब निकल आएगा तो सर x में 5 लाख रुपए जोड़ देना तो बढ़ी हुई इनकम आ जाएगी। देखो कितना आसान सवाल हो गया। हमने यहाँ पर क्रॉस नहीं लगाया, तो इसका जवाब तुम्हें मालूम है क्यों नहीं लगाया? क्योंकि सर ये भी गायब था, ये भी गायब था, इनका एग्जैक्ट रेशियो नहीं था।
दो रेशियो देता है तब मैं क्रॉस लगाता हूं। तो सर यहाँ तो दिया ही नहीं रेशियो, तो मैं क्रॉस नहीं लगा सकता। लेकिन यहाँ पर एक बात तो दे रखा है कि पहले का जो टैक्स था वो पहले जितना भी चुकाता था बाद में वह 10,000 ज्यादा चुकाता है। तो अगर पहले मान लो 22 रुपए टैक्स के रूप में देता था तो अब वो 22 प्लस 10,000 रुपए टैक्स के रूप में देगा, ये कन्फर्म है। हमने इस लाइन को इस सवाल से ही निकाला है। बाद में वो 10,000 ज्यादा दे रहा है ना, तो इसका मतलब है बाद का टैक्स माइनस पहले का टैक्स करेंगे तो 10,000 रुपए आएगा। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो 22 प्लस 10,000 में से माइनस का ये वाला 22 घटाओगे तो 22 से 22 कट जाएगा, 10,000 आएगा। हमने रखा यहाँ पर बाद का टैक्स। बाद का टैक्स क्या है? ये बाद की हमारी आय है, तो इस पर कितना लग रहा है? 10%। तो इस आय का 10% निकाला, ये बाद का टैक्स हो गया। सर अब शुरुआत की आय है एक्स, तो ये जो टैक्स है 12%, तो एक्स का 12% निकाला, ये है सर पहले का टैक्स। इसको माइनस किया तो 10,000। अब इस समीकरण को सॉल्व करके बस एक्स की वैल्यू निकाल दो। एक्स की वैल्यू जो भी आएगी उसमें 5 लाख रुपए जोड़ देना, तो यहाँ का बढ़ा हुआ इनकम निकल आएगा। तो चलो अब हमारा काम है सर इसको सॉल्व कर लेना। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखो 10% की वैल्यू निकालेंगे हम, थोड़ा सा डायरेक्ट करते हैं। देखना इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा, 10% का मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा। दूसरे पेन से दिखाते हैं तब तुम्हें सही समझ में आएगा। ये जो 10% ब्रैकेट के बाहर है इसका मल्टीप्लाई सर यहाँ पर भी होगा और इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर भी होगा। तो सर देखो 10% ऑफ, पहले एक्स पर ध्यान दो, 10% ऑफ एक्स, इसमें से घट रहा है 12% ऑफ एक्स, तो माइनस का 2% ऑफ एक्स आएगा। इधर मैं एक्स को पहले सॉल्व कर रहा हूँ, ये है सर इसका गुणा यहाँ हो जाएगा तो एक्स का 10% होगा, और इसमें से फिर ये माइनस हो रहा है एक्स का 12%, तो सर एक्स का 2% बचेगा, वो भी माइनस का। तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि माइनस का 2% ऑफ एक्स, ये आया होगा। सर इन दोनों को सॉल्व कर लिया, प्लस 10% निकालना है इस 5 लाख का। 5 लाख का 10% निकालोगे तो 2 जीरो कट जाएंगे, 50,000 आएगा। तो हम इसको डायरेक्ट कर देते हैं, सर ये आएगा 50,000, क्योंकि 10% 5 लाख का निकालेंगे तो 50,000 आएगा। बराबर में कितना है सर? ये 10,000 है। अब हम क्या करते हैं, ये जो है ना माइनस का 2% ऑफ एक्स, इसको उठाकर हम इधर ले जाएंगे और इस 10,000 को इधर ले आएंगे। तो सर ये जो 10,000 है जब इधर आएगा तो इस 50,000 में से घट जाएगा तो 40,000 बचेगा, तो इधर आएगा सर 40,000 रुपए। बराबर में ये चीज उधर जाके प्लस की बन जाएगी, तो हम कहेंगे 2% ऑफ एक्स। अगर हम परसेंटेज का चिन्ह यहाँ हटाना चाहते हैं तो बट्टे में 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और अगर इससे ये काटना चाहते हैं तो ये 50 बार कटेगा। और अगर x की वैल्यू चाहते हो तो इस 50 का गुणा यहाँ हो जाएगा, तो 4 पंजे 20, एक जीरो वो, 4 ये और ये, तो कुल मिलाकर कितना होगा? ये हो गया 4 पंजे 20, 20, 1 2 3 4 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो। देखो 4 जीरो ये, 1 जीरो ये, 5 जीरो और 4 पंजे 20, 20 का 1 जीरो, तो हमारे पास 20 के पीछे 5 जीरो आगे बराबर x। तो अगर किसी के भी पीछे 5 जीरो होती हैं उसका मतलब क्या आता है? लाख बनता है। तो इसका मतलब सर ये 20 लाख रुपए हो गया, 20 लाख आ गया एक्स का मान। सर अगर एक्स का मान 20 लाख है तो अब उसकी बढ़ी हुई इनकम कितनी हो जाएगी? 25 लाख रुपए। तो सर इस सवाल का जवाब तो निकल आया ना, बढ़ी हुई इनकम 25 लाख रुपए। कहाँ गया? ऑप्शन नंबर बी। ये सवाल आया है एसएससी सीजीएल मेंस 17/2/2018 के पेपर में पूछा गया सवाल है। तो समझ में आया होगा। जब हम सर क्रॉस प्रोडक्ट हमने क्यों नहीं लगाया? क्यों? क्योंकि सर रेशियो एक ही दिया था, 2 दिया होता तो हम क्रॉस प्रोडक्ट लगा भी सकते थे, और अगर एक दिया है तो सर उससे कुछ काम होगा नहीं। तो हम फिर यहाँ से दूसरा दिमाग लगाएंगे कि सर ये 10,000 रुपए ज्यादा बाद में दे रहा है, तो बाद वाला टैक्स में से पहले वाला टैक्स घटाएंगे तो 10,000 आएगा। फिर हमने वैल्यू रखी, आराम से सॉल्व कर दिया। अब हम सवाल करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर अब 8 देखते हैं कि ये 8 क्या है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, एक व्यक्ति की वार्षिक आय 2 लाख रुपए बढ़ जाती है, लेकिन जो कर उसे अपनी आय पर देना होता है वह आयकर 20% से घटकर 16% हो जाता है। देखो सर हम यहाँ तक पढ़ते हैं, अब यहाँ तक पढ़ के हम कुछ डेटा लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे सर? उसका जो रेट है, रेट में क्या परिवर्तन हुआ है सर? 20% से घटकर 16%। पहले रेट अगर 20% था तो अब 16% हो गया है, ठीक है। अब उसकी जो आय है, उसकी जो इनकम है 2 लाख बढ़ती है,
तो अगर उसकी यहाँ पर ग्रॉस इनकम की बात करता हूँ, तो अगर पहले x रुपए थी तो यहाँ पर x प्लस 2 लाख होगी, 2 लाख होगी। हमने यहाँ पर लाइन खींच दी कि अब यहाँ आएगा टैक्स। टैक्स की बात क्या कर रहा है? टैक्स वो कह रहा है कि अब वह पूर्व के समान ही धनराशि का भुगतान करता है। मतलब पूर्व के समान, इस लाइन का अर्थ समझना, ये इस लाइन का अर्थ क्या है? पूर्व के समान धनराशि अब देता है टैक्स के रूप में। तो कुल मिलाकर ये है कि पहले जितना टैक्स दे रहा था आज भी वह उतना ही टैक्स देगा। तो हम बात करते हैं सर, ये वाला जो है यहाँ, ये है पहले का टैक्स, और ये बाद का टैक्स है, बाद का टैक्स। सवाल में दे रहा है कि पूर्व के समान ही धनराशि देता है, पूर्व के समान ही धनराशि भुगतान करता है। मतलब पहले जितना भी टैक्स दे रहा था आज भी उतना ही दे रहा है। तो सर पहले का टैक्स और बाद का टैक्स दोनों बराबर होंगे, ये सवाल में बोला है, ये बात सवाल में ही बोली है कि सर ये जो पहले का टैक्स है वह बाद के टैक्स के बराबर होगा। ये सवाल में लाइन दी है, तो इस लाइन को हमने क्या किया, बराबर का साइन लगा के ये बराबर में कर दिया। लिख देते हैं यहाँ पर बाद का टैक्स, पहले का टैक्स और बाद का टैक्स बराबर दिया, सवाल में ही इस बात को बोल दिया, तो हमने लिख दिया भाई। अब हम बात करते हैं सर, यहाँ का टैक्स निकालेंगे और यहाँ का टैक्स निकालेंगे, दोनों को बराबर कर देंगे और सवाल सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो देखो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। यहाँ का टैक्स कितना होगा सर? x रुपए हमारी इनकम है, 20% टैक्स है, तो होगा यहाँ पर 20% ऑफ x होगा, बराबर, ये बराबर होगा यहाँ पर x का, x प्लस 2 लाख, x, एक काम करते हैं, जो x लिखते हैं प्लस 2 लाख, 2 के पीछे 5 जीरो लगा लेते हैं क्योंकि ये 2 लाख की बात कर रहे हैं, तो 2 लाख। अब इसका कितना होगा सर? 16%। ये दोनों चीज बराबर है, ये बराबर है, तो उसकी बढ़ी हुई आय बताइए। अब आय मतलब ये वाली चीज पूछ रहा है, ये वाला। तो हम एक काम करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेते हैं और x की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, 2 लाख जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू, अब देखो ये वाला जो इक्वेशन है इसमें मात्र x तो दिख रहा है, आराम से x आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो परसेंटेज का चिन्ह हम डायरेक्ट काट देंगे। अगर काटना चाहते हैं तो ये सर कितने से कट सकता है? ये अगर हम काटेंगे तो ये 4 से कट जाएगा, 4 से ये कटेगा 4 बार और 4 से ये कटेगा 5 बार, तो ये तो हो गया सर 5x, इधर हो चुका है 5x। और ये जो 4 है इसका गुणा सर इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, दोनों में होगा। तो 4 का गुणा जब x के साथ होगा तो ये बन जाएगा 4x और इधर 5x है, तो वो 4x उठकर जब इस पक्ष में आएगा तो घट जाएगा, तो इसका मतलब केवल x बचेगा, x बराबर, और 4 का गुणा यहाँ हो जाएगा, इस 2 लाख से हो जाएगा, तो 8 लाख बन जाएगा। लिख देता हूँ 8 लाख, 8 लाख हो गया, ये 2 लाख है। अब इस 4 का गुणा इसके भी साथ तो होगा, तो 8 लाख बनेगा। x की वैल्यू आ गई 8 लाख, तो सर x आ चुका है 8 लाख, तो उसमें 2 लाख जोड़ देंगे तो वर्तमान की आय आ जाएगी। तो कितना है सर? इस सवाल का जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 10 लाख रुपए होगा इसका सवाल। अब देखो ये सवाल कब आया है? एसएससी सीजीएल मेंस 9/3/2018 के पेपर में पूछा गया सवाल है। तो देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, दोनों सवाल एक जैसे थे लेकिन मैंने दोनों करा दी, बस इसमें अंतर इतना था, इसमें कह रहा था कि बाद वाला जो टैक्स है 10,000 ज्यादा देता है, इस वाले में कह रहा है कि नहीं पूर्व के समान ही रहता है, तो टैक्स बराबर दिया। इसका मतलब पहले का टैक्स और बाद का टैक्स बराबर कर दिया। सर पहले का टैक्स निकालना चाहते हो तो x का 20% ये पहले का टैक्स है, क्योंकि ये होता क्या है, r का गुणा GI से करते हैं, ग्रॉस इनकम से करते हैं, तभी तो टैक्स आता है। तो इनका इसमें गुणा करना है, तो पहले का टैक्स इसका इसमें करना है, तो सर बाद का टैक्स, ये दोनों बराबर है, सवाल में बोला है तो हमने रख दिया बराबर में, निकाल दिया। 8 लाख रुपए निकल के आया। और हमें 8, देखो 8 लाख भी है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या होंगे, जल्दबाज होते हैं, वो क्या करते हैं 8 लाख निकला नहीं और 8 लाख टिक देखकर मार दिया, देखा ऑप्शन नंबर 1 है तो टिक लगा के भाग गए, लेकिन उन्होंने सवाल को धैर्य से नहीं पढ़ा। उसने पूछा क्या है, तो उसकी बढ़ी हुई आय बताइए, इनकम बढ़ी हुई, तो 8 लाख तो x की वैल्यू है, सर बढ़ी हुई आय में 2 लाख जोड़ने पड़ेंगे, 10 लाख इस सवाल का जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अब ये सवाल देखो, ये सवाल क्या है कि मैंने अपनी तरफ से बना दिया है, ये सवाल मैंने अपनी तरफ से बना के रखा है, अब ये तुम्हारे लिए है। इस सवाल को समझ लो तुम, SW है ये जो सवाल है ये तुम्हारे लिए है HW। हमने ये सवाल किया 7वां और हमने ये 8वां सवाल किया, ये सवाल हमने तुम्हारे लिए छोड़ दिया,
क्योंकि कुछ तुम भी तो करो। ये सवाल मैंने अपनी तरफ से बना दिया है। अब इस सवाल को तुम करोगे, इसमें भी बोल रखा है कि अब भी वह उतना ही कर भुगतान करता है। अब भी वह उतना ही कर भुगतान करता है, इसका मतलब पहले का टैक्स और बाद का टैक्स दोनों का बराबर है। तो ये वाली कंडीशन है सर, इस तरह से सवाल हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इस सवाल को तुम खुद करो और इसका जवाब निकाल के लाओ कि कितना इसका होगा आंसर। ठीक है भाई, तो हम चाहते हैं कि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, तो इतना ही रखते हैं इस क्लास में। अभी देखना, इस टाइप से अभी क्वेश्चन बचे हुए हैं। अभी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आने वाला है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन सा है वो देखा होगा कि अगर इनकम टैक्स, यदि आय में, नेट आय में 19% की वृद्धि हो जाती है, तो टैक्स जो होता है, टैक्स 6% कम हो जाता है। तो उसकी आय में कितने परसेंट वृद्धि कमी बताओ, वृद्धि या फिर कमी बताओ, ऐसा सवाल भी आएगा। तो इसमें अभी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बचे हुए हैं। ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं इसको इतना ही रखता हूँ। अब जितने भी सवाल बचे हुए हैं वो मैं अगली वीडियो में करूँगा। तो चलिए, आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।